नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कि ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए मेंस के लिए सामान्य विज्ञान की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मानव रोग से संबंधित ये वीडियो है जिसमें सारे रोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस वीडियो के बाद हम मतलब कि जो भी जीव विज्ञान से संबंधित जितनी भी मुख्य बुक्स है, जो भी मतलब काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो इसके अंदर ये एक सीरीज चलेगी जिसके अंदर लगभग 700-800 प्रश्न होंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो अगर इस सीरीज को आप नंबर से मैं डाल दूंगी, वैसे तो नंबर चलता आ रहा है तो उसी नंबर के अकॉर्डिंग ये आपके सीरीज चलती रहेगी। तो सामान्य विज्ञान के ये जो क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि 700-800 प्रश्न है और वो सारे प्रश्न वो प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मानव रोग ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रोग शब्द का मूल रोग शब्द जो है उसका मूल शब्द होता है व्याधा, जिसका अर्थ होती है रुकावट। अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। तो रोग क्या है? अगर अच्छा स्वास्थ्य है और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है वही रोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना ही रोग है। कोई भी शरीर में विकार होता है तो वो रोग होता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो उनकी प्रकृति और कारणों के आधार पर तो दो भागों में बांटा है। एक तो जन्मजात रोग, वे रोग जो जन्म के समय ही शरीर के अंदर होते हैं उनको कहते हैं जन्मजात रोग। ये रोग उपापचयी और विकासीय अनियमितता के कारण फैलते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है उपार्जित रोग, यानी कि पैदा होने के बाद जो रोग हो जाते हैं वो उपार्जित रोग। इनका जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, इनको उपार्जित रोग कहते हैं। ये उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग और एक असंक्रामक। संक्रामक का मतलब हो गया कि जो एक से दूसरे में फैलता हो। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु या रोगाणु होते हैं उनके कारण होते हैं, और वो सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ ये सारी चीजें शामिल है। रोग कारक जीव का संचरण, यानी कि एक से दूसरे में वो किस प्रकार से फैलता है, तो वो वायु के थ्रू भी फैल सकता है, जल के थ्रू, भोजन के थ्रू, या फिर रोगवाहक जो कीट होते हैं उनके थ्रू भी फैल सकता है। और साथ ही साथ शरीर के संपर्क के द्वारा, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क होता है तो संपर्क के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैल सकते हैं, इसलिए इनको संचरणीय या फिर संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है असंक्रामक रोग, मतलब कि वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उनको असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मधुमेह, यदि किसी एक व्यक्ति को शुगर है, मधुमेह है, तो वो किसी भी प्रकार से टच करने से या भोजन शेयर करने से किसी भी प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है हर्षित रोग। यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे कि हृदय रोग। उसके बाद हीनतांजय रोग, ये विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रिकेटस, मैरास्मस, पेलाग्रा इत्यादि। उसके बाद एलर्जी, यानी कि प्रत्युजत रोग। यह किसी पदार्थ के या तो पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है। कोई भी जो पदार्थ होता है वो बॉडी को ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है या उसकी कमी हो जाती है, तो इस वजह से यानी कि उसके प्रति बॉडी जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। उसके बाद कैंसर, ये ऊतकों में वृद्धि की अनियमित वृद्धि के कारण, जो शरीर के टिश्यूज होते हैं उसमें अनियमित वृद्धि होती है, उसकी वजह से ये कैंसर रोग होता है। उसके अलावा अनुवांशिक रोग, ये अनुवांशिक कारणों की वजह से होते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया आदि। यानी कि माँ बाप में किसी में भी वो रोग होता है तो वो बच्चे में आ सकता है। उसके बाद आता है जन्मजात रोग। बात करते हैं हम सबसे पहले जन्मजात रोग की। तो इन रोगों का जो कारण है वो क्या हो सकता है, तो ये गर्भावस्था के दौरान होते हैं ये, जैसे कि होठ का कटना, विदीर्ण तालु, पाँव का फिरा होना आदि जन्मजात रोगों के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग जो है वो
या तो निषेचित अंडाणु जो है उनकी गुणसूत्रीय संरचना में किसी न किसी प्रकार की विकृति होती है, कमी होती है, उसकी वजह से होते हैं, या फिर गर्भस्थ शिशु जो होता है, जो गर्भ के अंदर शिशु होता है, उस शिशु पर किसी भी प्रकार से कोई आघात होता है तो उसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण मोंगोलिज्म, हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असामान्यता के कारण स्थानीय अधरांगता आदि जन्मजात रोग होते हैं। अब प्रमुख मानव रोग कौन से हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनके उपचार क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। तो सबसे पहला इसमें आंत्रज्वर या फिर टाइफाइड जिसको बोलते हैं, कई कई जगह इसको मोतीझरा भी बोलते हैं। तो टाइफाइड या आंत्रज्वर रोग, तो यह सोलमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइफाइड रोग जो है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो सोलमोनेला टाइफोसा के कारण होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये फैलता किस कारण से है, तो पानी की गंदगी की वजह से ये फैलता है और रोगी का पलीहा और आंत्र योजनी ग्रंथि इसके अंदर बढ़ जाती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, रोगी को तेज बुखार आता है और सिर में दर्द बना रहता है। अब इसका उपचार क्या है, तो रोगी का जो मलमूत्र निवास स्थान से काफी दूर त्याग करवाना चाहिए। रोगी को मलमूत्र त्याग जो है वो निवास स्थान से दूर करवाना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचा के रखना चाहिए और क्लोरोमाइसिटीन नामक औषधि यानी कि दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम तपेदिक या याज्यक्षमा या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, तो क्षय रोग भी जिसको बोलते हैं। इस रोग को क्षमा या फिर कॉक रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संक्रमण रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग का जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होता है, यानी कि मुख के द्वारा ही ज़्यादातर ये प्रसारित होता है। इस रोग के लक्षण क्या है, इसमें बुखार आता है, रात में पसीना आता है, भूख कम लगती है, शक्ति और वजन का ह्रास होता है, यानी कि वजन घटने लगता है और शक्ति कम होने लगती है, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। तो ये इसके सारे लक्षण हैं। इसके बाद इसका उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और PAS पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजाइड मुंह से ली जाती है, यानी कि ये तो दवाइयाँ होती हैं और ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और BCG एक प्रत्यक्षीय टीका है। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है। BCG का जो टीका लगता है वो इसी के लिए लगता है, क्षय रोग के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो BCG का टीका लगता है वो किसके लिए लगता है, या फिर क्षय रोग के लिए जो प्रतिरक्षक जो लगता है तो वो कौन सा है, तो वो BCG है। उसके बाद आता है प्लेग। ये एक छुआछूत की बीमारी है प्लेग, जो कि बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलती है और इसका संक्रमण चूहों पर पाया जाता है। चूहों की वजह से ये फैलती है। पाए जाने वाले पीसुओं से होता है, क्योंकि पीसुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। चूहों के शरीर पर जो पीसूज मिलते हैं उनकी वजह से ये रोग होता है, क्योंकि जो पीसू होते हैं उनके शरीर पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है प्लेग वाला। जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पीसू है, क्योंकि ये आसानी से चूहों से मानव में पहुंच जाता है। और प्लेग 3 प्रकार के होते हैं। गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांग, कांख और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है उसके अंदर खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है ये। सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाता है और ये बहुत ही घातक साबित होता है। इसके उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले
चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वाहक होते हैं इसके चूहे ही होते हैं, इसलिए चूहों से बचना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं हेजा। यह है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है हेजा। यह मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसके डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है हेजे से, तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिससे कि प्यास बहुत बढ़ जाती है। इसका उपचार है कि हेजे का टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पीने के पानी को उष्ण कटिबंधीय लाइम क्लोराइड और क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। इसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है वो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु के नाम याद रखने जरूरी हैं। तो डिप्थीरिया नामक रोग कौन से जीवाणु से होता है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि सांस रुकने की जैसा लगता है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, कखार और वमन यानी कि उल्टी आदि के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं। इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। अभी बीसीजी का टीका बताया था, अभी डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित करके ही कर देना चाहिए और रोगी की नाक, मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से ही धोना चाहिए, जिससे कि ये फैले नहीं। उसके बाद बात करते हैं टिटनेस। सामान्यतः इसे लोकजो या धनुष्टंकार कहा जाता है। यह रोग बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर के शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। इसका उपचार पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए और बचाव के लिए टिटवैक या एटीएस का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लिप्रोसी यानी कि कोढ़ या कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं लिप्रेसी। यह एक संचारणशील रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं और कोहनी व घुटनों के पीछे एडी और कलाई के अगल बगल में तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसका उपचार क्या है? तो इसकी रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। 3 दवाएं शामिल है, डेप्सोन, क्लोफाइजिमीन और रेफमिसिन। इसके बाद आता है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़ों में इसमें सूजन आ जाती है। रोगग्रस्त व्यक्ति को ठंड से बचाते हैं और एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है काली खांसी। तो यह रोग हीमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। हीमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्राय हवा द्वारा होता है और मुख्य रूप से बच्चों में होता है ये, और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद सिफिलिस। इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। इस रोग में सीसन व योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते और अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं गोनोरिया। इस रोग का कारक होता है नाइसेरिया गोनोरिया जो है वो इसका कारक होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से होता है और इस रोग में मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण होता है।
जोड़ों में दर्द होता है, स्त्रियां बांझ जाती हैं और रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना चाहिए। एंटीबायोटिक्स औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है या करना चाहिए। अब बैक्टीरिया जनित रोगों के अलावा सेकंड नंबर पे आता है वायरस जनित रोग, जो वायरस से फैलते हैं वो रोग। सबसे पहले बात करते हैं वायरस जनित रोग में एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका संक्षिप्त रूप AIDS एड्स है। इस रोग के विषाणु का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह रोग जो है वो यौन संबंधों के कारण रक्ताधान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है और खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार के लिए सुरामिन, साइक्लोस्पोरिन, रिबाविरिन और अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाइयों का उपयोग कर के लिए इसका उपचार किया जाता है। और AZT दवाओं का भी उपयोग किया जाता है, जो कि HIV विषाणुओं के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोक करके विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है। इसके बाद आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संचरण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सबसे पहले सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर पर जोरों से दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल जाते हैं, जो कि फफोले का रूप भी धारण कर लेते हैं। इसके लिए उपचार के लिए रोगी को सबसे अलग रखना चाहिए और जब तक कि फोड़ों के सुरंड साफ न हो जाएं, घर व आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। यानी कि जब वो फोड़े होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होकर के ऊपर से वो ब्लैक कलर का जो खुरंड आता है वो हट नहीं जाए, तब तक उसको लोगों से दूर रखना चाहिए और घर के सभी व्यक्तियों को चेचक का टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा। यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है, जिसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों से दर्द, सर्दी, खांसी और तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं और कभी कभी ये जो फ्लू है ये महामारी का रूप भी धारण कर लेती है। इसके उपचार के लिए टोरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम गरारे करवाने चाहिए। इसके बाद आता है पोलियो। यह रोग निस्यंदी विषाणु फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं इससे नष्ट हो जाती हैं और ये प्राय बच्चों को ज़्यादा होता है ये, और इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे कि विषाणु मर जाता है और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके उपचार के लिए पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। साक टीके, जो कि साक ने ही खोज की थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप्स के खोज करके इसके प्रतिरक्षण को और भी आसान बना दिया है। इसके बाद आता है डेंगू ज्वर। डेंगू जो बुखार है वो रोग, ये जो रोग है ये विषाणु के कारण होता है और इस रोग को एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फैंटिंगन्स नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग के कारण तेज बुखार आता है और चेहरे पर पित्तियां निकल आती हैं। सिर, आंख और पेशियों और जोड़ों में जोरों का दर्द होता है और महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस या पीलिया या फिर जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, जिससे यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो इसका उत्सर्जन कम मात्रा में करती हैं। इस वजह से यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब जो है वो भी पीला पड़ जाता है। खून जो है उसमें जो पित्त है वो बढ़ जाता है। इसके उपचार के लिए, रोग से बचने के लिए
ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती। उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिया या रेबीज। यह एक संघात रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले इन्हीं जंतुओं में होता है, जिसके काटने से जो रोग के विषाणु हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न मिलने पर तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। और ये रोग 2 रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है तथा रोगी की आवाज़ कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है। यानी कि इसमें 2 तरीके के कुत्ते के काटने से या रेबीज जब होता है तो उसमें 2 तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो जो व्यक्ति होता है वो जल से डरता है, और दूसरा उसकी जो आवाज़ निकलती है वह कुत्ते के भौंकने जैसी ही निकलती है। और दूसरे में रोगी जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, तेज बुखार और भयंकर सिरदर्द होता है, उल्टी करने की प्रवृत्ति और बेचैनी उसको महसूस होती है। रेबीज रोधी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक और नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। इसके बाद है मेनिंजाइटिस। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार आता है और बाद में बेहोशी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य में संक्रमण होता है, और इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका जो है वो लगवाना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रेकोमा रोग। यह आँख की कोर्निया का सांगिक रोग है जिसमें कोर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निंद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइटिसिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आती है छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। यह रोग भी चेचक की तरह ही बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार आता है और शरीर पर पित्तियाँ निकल आती है, बाद में जल स्फोटों में बदल जाती हैं। और इस रोग से बचने के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए और सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खसरा, मीजल्स। इस रोग का कारक जो है वो मोरबेली विषाणु होता है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और ये वायु वाहित रोग है यानी कि वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक और आंख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3 से 4 दिन बाद लाल दाने निकल आते हैं, और इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इसके बाद आता है गलसुआ, पंपस रोग। इस रोग का कारण पंपस वायरस होता है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है और रोग के विषाणुओं का प्रसार शरीर की लार से ही होता है। सबसे पहले तो झुरझुरी, सिर दर्द, कमजोरी आदि महसूस होती है, और 2-3 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, जिसके उपचार के लिए नमक के पानी की सिकाई और टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। उसके बाद अब आता है फंगल डिजीज यानी कि फफूंद आधारित रोग। तो सबसे पहला होता है दमा। यह संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़े में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के जीवाणु पहुंच जाते हैं और वहां जाल बनाकर फेफड़ों में सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। अब इसका उपचार के लिए दमे के इलाज में डेरिफाइनिल, टेड्रोल, एड्रेनलिन, ब्रोमेक्सिन, प्रोडनिसोलोन, डेल्टा कोर्टिल आदि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फफूंद से संबंधित रोग, गंजापन। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग से सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर पर बाल टूटने लगते हैं। इसके बाद है दाद। यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है, और ये कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, और ये एक संक्रामक रोग है। उसके बाद है एथलीट फुट। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है।
इस रोग का रोगाणु त्वचा को मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है खाज। इस रोग का कवक एक्केरेस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाता है। तो ये थे प्रोटोजोआ संबंधित फफूंद संबंधित रोग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है निंद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। ये जो रोग है ये ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, जो कि एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है और इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है और शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। इसके उपचार के लिए सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करके उसको नष्ट कर देना चाहिए और ट्रिप्रेसेमाइड की सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। इसके बाद आता है पेचिस डिसेंट्री। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो परजीवी है ये बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है, जिससे रोगी को क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है। उसमें आम और खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। इसका उपचार है पानी और दूध उबालकर पीना चाहिए। एंट्रिकोनाल, आयरोफार्म और मैक्साफार्म जैसी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद आती है मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज नामक जो मच्छर है उसके शरीर में आश्रय लेता है, जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देता है। और इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, मतलब सर्दी लग के बुखार आता है। लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और खून की कमी इसमें आ जाती है। इसके उपचार के लिए कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन आदि दवाइयाँ ली जाती हैं। उसके बाद आता है पायरिया। यह भी एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलती है और दांतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं पायरिया के कारण। इसके उपचार में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जी, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाने चाहिए। उसके बाद है कालाजार। लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह परजीवी का वाहक बालू मक्खी जो है वो होती है और इसमें भी रोगी को तेज बुखार आता है। अब बात करते हैं आनुवांशिक रोगों की। आनुवांशिक रोग में सबसे पहला आता है वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जिससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं। स्त्री में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्णांधता के जीन हो तो स्त्री वाहक का कार्य करेगी लेकिन वर्णांध नहीं होगी। जिसके विपरीत यदि पुरुष में केवल X गुणसूत्र पर वर्णांधता होगी, इस बीमारी को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं और ये एक लिंग संबंधी रोग भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। तो ये एक कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये पुरुषों में होता है और लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता इसमें नहीं होती है और स्त्रियां इसमें केवल वाहक का कार्य करती हैं, कैरियर का कार्य करती हैं। जब स्त्री के दोनों XX गुणसूत्र इससे प्रभावित होते हैं तो ही जो है स्त्री इस रोग से प्रभावित होती है, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त जो है वो लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता और शीघ्र उपचार यदि नहीं हो तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह रोग भी इस रोग में भी स्त्रियां जो है वो वाहक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम।
यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता होने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता और दोनों लिंग गुणसूत्र XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। जब इस प्रकार अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है तो बनने वाला जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानता उत्पन्न हो जाती है, जैसे शरीर अल्प विकसित होना, कद छोटा होना, वक्ष चपटा होना, जन्नांग अविकसित, और ऐसी स्त्रियां जो है वो बांझ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इस रोग में अर्धसूत्री विभाजन के अनियमितता कारण होता है जिसमें जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। इससे पहले वाले में सामान्य से कम होती थी, अब इसमें अधिक हो जाती है। ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें पुरुषों का वर्षण अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम, मैंगोलिज्म। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने से बनने वाले जाइगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट में विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यह जीवित रहता भी है तो विकसित होने वाला वयस्क मंद बुद्धि, छोटी आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा लिए हुए होता है। इसके बाद बात करते हैं हम पटाऊ सिंड्रोम, जिसमें रोगी के ऊपर का होठ बीच में से कट जाता है और तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अन्य रोगों की बात करें तो अन्य रोगों में आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया यह रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है जिसमें है वोचेरिया, बैंकोफटाई। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है जिससे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। मलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में तो पहले तो ज्वर आता है, बुखार आता है। हिट्राजन की टिक्कियों से रोग में आराम मिलता है। फाइलेरिया रोग जो है उसके लिए दही, केला एवं अन्य चर्बी प्रोटीन जनित खाद्य पदार्थ वर्जित होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो मच्छरों को खत्म करना चाहिए। उसके बाद विरंजक चूर्ण या DDT आदि कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेरी-बेरी रोग। ये जो रोग है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वैसे तो B से B और B से बेरी-बेरी तो पता चल जाता है, लेकिन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना है। इसी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुफ्फुस में सूजन आ जाती है। इस रोग में हृदय की गति धीमी होने की संभावना हो जाती है और इस रोग से बचने के लिए विटामिन B युक्त भोजन लेना चाहिए, जिससे कि मटर, शुष्क खमीर, अंडे की जर्दी, दूध इन सब का सेवन करना चाहिए। उसके बाद स्कर्वी रोग, शैश स्कर्वी, सी और स्कर्वी। यह रोग भोजन में विटामिन C की कमी के कारण होता है। इसमें विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल है जो कि स्कर्वी प्रतिरोधी है। मसूड़ों से रक्त का बहना, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, पेशाब में रक्त या एल्ब्यूमिन का अंश आना आदि इसके लक्षण हैं। विटामिन C टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, नारंगी, हरी साग सब्जियां, ताज़ा फल इन सब में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और 50 से 60 ग्राम विटामिन C की जो है मिलीग्राम विटामिन C रोज शरीर को आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है रिकेटस रोग या सुखंडी रोग। यह रोग रिकेटस विटामिन D की कमी के कारण होता है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लवण का उपपचय ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं होता और जो अस्थियां हैं वो कोमल हो जाती हैं। बच्चों को डेली 0.015 और 0.02 मिलीग्राम और बड़ों को 0.25 मिलीग्राम विटामिन D की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए विटामिन D युक्त भोजन लेना चाहिए और विटामिन D किस किस में होता है? मछली के तेल में, कलेजी में, अंडे की जर्दी में, दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रोगी को उपयुक्त विटामिन D युक्त भोजन देने के अलावा धूप
पैराबैंगनी प्रकाश और मरकरी वेपर लैंप्स से प्रकाश का सेवन कराया जाता है। इसके अलावा होता है मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़। यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। अग्नाशय से संबंधित रोग है और अग्नाशय में जो इंसुलिन स्राव होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, इस वजह से होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है, जिसके अभाव से ये शर्करा रक्त में चली जाती है। यानी कि एक तो जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाला भाग पच करके शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो रक्त के साथ घुल जाता है, खंडित तंतुओं में मिलकर के रक्त के साथ घुल जाता है। रक्त में इंसुलिन की मात्रा, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। और दूसरा है इंसुलिन यकृत और पेशाब में ग्लाइकोजेन संचित करने में मदद करता है, जिसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने के कारण यकृत में ग्लाइकोजेन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजेन की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगती है। यानी कि इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। हृदय धमनियां हृदय की पेशी तंत्रिकाओं में रक्त पहुंचाती है, तो वो जो धमनियों में रक्त जमा होने लग जाता है, जिसके कारण जो पेशी तंतुओं को रक्त चाहिए वो रक्त नहीं मिल पाता है, जिससे हृदय में दर्द होता है, जिससे हृदय शूल कहा जाता है। और हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता है क्योंकि क्षेपक कोष्ठों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता है। इसे हृदय गति का रुक जाना या फिर हृदय घात कहा जाता है। उसके बाद आता है येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर। यह रोग सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। हीमोगोगस और ईडिस जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं और इस रोग की वजह से अचानक से बुखार आता है, जोरों का सिर दर्द होता है और हड्डियों में दर्द होता है, चेहरा सूज जाता है और त्वचा सूख जाती है और कुछ दिन बाद भयंकर पीलिया हो जाता है तथा रक्तस्राव और पीत वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं और इस रोग में मृत्यु जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद है कैंसर। कैंसर में कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि जो होती है उसी को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे रेडियम, प्लूटोनियम आदि से शरीर की हड्डियों का कैंसर होता है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून निकलता है और कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्केलाइड्स के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेजर किरणों से, शल्य चिकित्सा करके या फिर बोन मैरो के प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रोग का जो कारक है वो एस्केरियासिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटोड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इसकी वजह से पेट में अधिक दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ज्वर, खांसी, ईसोनोफिलिया इस सब का कारण बन जाता है। खून की कमी हो जाती है और व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई ही इस रोग का उपचार है। उसके बाद है टीनियासिस। इस रोग का कारक टीनिया सोलियस नामक परजीवी है। रोगी व्यक्तियों की आंत में कारक परजीवियों के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं तो सूअर की आंत में पहुंच जाते हैं, यहाँ से यह सूअर की मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं और इस अवस्था में इसे ब्लैडर वर्म कहते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सूअर का अधपका मांस यदि कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंच जाते हैं और वो टेप वर्म का रूप धारण कर लेते हैं और आंत की दीवारों पर चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद
टीनियसिस के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। परंतु जब भी कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखें, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। निकोलसन भी रोग के उपचार में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट रोग है जोड़ों का दर्द, जिसको गठिया या फिर वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे जोड़ों में दर्द होता है और सामान्यतः ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। गाउट, इस प्रकार के जोड़ों में दर्द अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइट, इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज को नष्ट मतलब हासित हो जाने से होता है, मतलब उसकी कमी हो जाने से होता है, जिसके कारण जोड़ों का लचीलापन खत्म हो जाता है और वे टाइट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। सामान्यतः ज़्यादा उम्र के लोग जो होते हैं उनको ये रोग होता है। रूमेटाइड आर्थराइट्स साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने और कार्टिलेज के ऊपर सख्त उत्तक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया जो है वो उत्पन्न होता है और इस रोग की वजह से जोड़ों में दर्द रहता है और चलने फिरने में असुविधा होती है। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन। तो इसका मुख्य कारण है उच्च धमनी दाब, जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होती है। छोटी धमनी में सिकुड़न होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो अत्यधिक तनाव हो सकता है, अधिक लंबे समय तक विश्राम करना हो सकता है, चिंता हो सकती है, संवेदनशीलता हो सकती है। इसमें रोगी को आराम और नींद लेने से इसमें फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूरोसिस। इस रोग का कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना होता है, जिसमें हृदय वाहिका तंत्र की कार्यविधि असंतुलित हो जाती है और रोग में रोगी को नींद न आना और चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एथीरोस्क्लेरोसिस। धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण ये रोग होता है। इस स्थिति में धमनी की दीवारें जो है वो सख्त हो जाती हैं और इसमें गिल्टियाँ बनने और रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रुधिर वाहिनियों में ल्यूकेमेन बंद हो जाता है, जिसके कारण हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है पक्षाघात यानी कि लकवा। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कई धमनियों का फट जाना या फिर मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना भी हो सकती है। इसके बाद है एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी या किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। इसके बाद है साइजोफ्रेनिया। ये एक मानसिक रोग है जो युवा वर्ग में होता है और ऐसे रोगी कल्पना को ही सही मानने लगते हैं, वास्तविकता जो है वो उसको सही नहीं मानते। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन आदि होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसके काफ़ी सहायक होती है। नेक्स्ट है मिर्गी। इसे एप्समार रोग भी कहते हैं। इसमें मस्तिष्क के आंतरिक रोगों ये मस्तिष्क जो है उसके आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब एक साथ निकल जाते हैं। इसके बाद है डिफ्लोपिया। आँख की मांसपेशियों में पक्षाघात के कारण ये रोग होता है। बर्ड फ्लू सबसे पहले 1918 में प्रकाश में आया और इस रोग का मुख्य कारण जो है वो है H5N1। पूछा जा सकता है बर्ड फ्लू का विषाणु H5N1 है। यह रोग मुर्गियों और प्रवासी जो पक्षी हैं उनके माध्यम से फैलता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले 8 से 10 वर्षों में
ये रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है, बर्ड फ्लू। इसके बाद है सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस बीमारी के लक्षण भी फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये जो बीमारी है ये 2002-03 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली थी और अभी तक इसकी कोई भी कारगर औषधि उपलब्ध नहीं है। उसके बाद है जापानी एन्सेफलाइटिस। ये रोग क्यूलेक्स प्रजाति के होते हुए यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का जो उद्गम है वो जापान से हुआ और इसके पश्चात कई एशियाई देशों में होते हुए यह रोग कई दशक पहले भारत में पहुंचा था। इसका विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इसके रोग का वाहक माना जाता है। क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है वो धान के खेतों में पनपता है और इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके बाद है स्वाइन फ्लू। यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेज हो जाता है। इस रोग का उद्भव उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में हुआ था और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ये एक संक्रामक रोग है जो कि अब तक 33 देशों में फैल चुका है। विश्व के प्राय सभी देश इस संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता बरतते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया। N1H1 ध्यान रखना, H1N1 और इससे पहले हमने बताया था बर्ड फ्लू का। बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक से तेज बुखार आना, शरीर में दर्द, थकान का अनुभव होना, खांसी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से बचने के लिए कोई विशेष टीका या फिर दवा नहीं है। शुरुआती दौर में इस रोग का पता लगाने के लिए एकमात्र औषधि थी ओसेल्टामिविर। ये काफ़ी कारगर है। मैक्सिको इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो रोगों से संबंधित वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, विविध में वनस्पतिक विज्ञान की शाखाएं। इधर से हम बात करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं वनस्पतिकी पार्क, पौधों की विशेषताएं। इस तरीके से हम ये आगे जो है वीडियो लगातार आती रहेंगी, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तब तक के लिए बाय।